Good morning, friends. Welcome back to my channel BPSC Byte. I am Sher Shikha Singh, and we are discussing day two of for commerce optional and FAO. ठीक है. So today's topic is capital budgeting. Basically, अगर आपको capital budgeting के बारे में बोला जाए सिंपल टर्म में कि आपको एक पैसा मतलब आप उठाए हो कैपिटल पैसा आप उठाए हो किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उस प्रोजेक्ट में लगाओगे कि नहीं लगाओगे, क्या वो फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, इस चीज पे डील करती है कैपिटल बजटिंग. ठीक है. तो कैपिटल बजटिंग के वेरियस मेथड्स होते हैं जो कि डिसाइड करता है कि वेदर दैट प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट. ठीक है. मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, बट यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही हाई लेवल पे होती है कि क्या क्या सिनेरियो होते हैं, किस बेसिस पे होती है, तब जाके हम अडॉप्ट करते हैं एंड हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कि वेदर दे आर फिजिबल और नॉट, कि वो फिजिबल है कि नहीं. अगर बात करें कैपिटल बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग फाइनेंशिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले. मैं वही बोली कि जो पैसे हैं आपके पास वो आप किस तरीके से लगाओगे, किस प्रोजेक्ट में लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, इस चीज को डील करती है कैपिटल बजटिंग. तो फीचर्स क्या क्या है कैपिटल बजटिंग के. ठीक है. इट इज हैवी फंडेड, क्योंकि जो कैपिटल है ना वो छोटा मोटा तो होता नहीं है पैसा. वर्किंग कैपिटल होता है जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करती है, लेकिन जब कैपिटल की बात करते हैं तो देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ठीक है. लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होती है, ऐसा नहीं साल एक दो साल के लिए, हो सकता है 10 साल के लिए, 20 साल के लिए. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि टाइम पीरियड इतना लॉन्ग है, तो वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है. एंड जनरली जो कैपिटल डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग की जो डिसीजन होती है वो टॉप मैनेजमेंट लेती है. ठीक है. और बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ये कैपिटल अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे कंपनी को कितना ये फायदा करेगा या कितना ग्रो करने में या डेवलप करने में हेल्प करेगा. एंड बेसिस फॉर ऑपरेशनल पॉलिसी, मतलब ऑब्वियसली जब आप कैपिटल इन्वॉल्व करोगे तो ब्रॉडर तो आपका गोल रहेगा डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज्ड करने के लिए आप क्या क्या डिसीजन लोगे, कहीं ना कहीं ये कैपिटल बजटिंग उसको भी हेल्प करता है. ठीक है. उसी के अंदर एक आता है आपका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सिंपल सा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये है ना कि जो सोशल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का वो कितना है. ठीक है. तो सोशल इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद रेफरेंस टू द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट. ठीक है. इट प्रपोजेस नॉट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्निक बट टू सप्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन इट. अब जैसे क्या होता है कि जब आप कैपिटल लगा रहे हो तो आप देखते होगे कि आपका कितना कॉस्ट जा रहा है और उससे कितना बेनिफिट जा रहा है. बस उसी को सप्लीमेंट करने के लिए सोशल कॉस्ट लगा देते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट होता है या सोसाइटी को कितना बेनिफिट हो रहा है. अगर सोसाइटी को अगर ये हटाया जा रहा है, अगर कोई फैसिलिटी सपोजिटली वहां पे कुछ पार्क थे तो उसे हटाया जा रहा है, उसके जगह पे कुछ नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है. तो बेसिकली सोशल इम्पैक्ट को हम उसमें कंसिडर करेंगे. ठीक है. सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूजुअली वैल्यूड एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और शैडो प्राइस टू जज द रियल इम्पैक्ट ऑफ देयर बर्डन एट द कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी. वो होता है कि अगर हम ये प्रोजेक्ट या ये कैपिटल हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. वही सेम एग्जांपल है कि उसकी लोकल एनवायरनमेंट पे, उसकी लोकल इकोलॉजी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका जो कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे ना, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो वही सोशल कॉस्ट आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो. ठीक है. नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्टेड इन मॉनिटरी मेजर्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट. वही वो मॉनिटरी टर्म्स है ना, ये नहीं मेजर नहीं किया जा सकता है. ठीक है. नीड और सोशल कॉस्ट बेनिफिट है. अब बेसिकली मोटा मोटी ऐसा समझ लो ना कि एनवायरमेंटल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट है, वो सब चीजें ना इन्वॉल्व रहेगी ये कैपिटल बजटिंग के टाइम में. नॉट इंक्लूडेड इन सोशल वैल्यू. मॉनेटरी कॉस्ट बेनिफिट फेल टू कंसिडर एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन. Taxes and subsidies are transfer payment, hence ignored in social cost benefit. Measuring redistribution effect and benefit poor section of the society. Merit wants important criteria. सोशल कॉस्ट बेनिफिट आपका बेसिकली सोसाइटी लेवल पे क्या उसका कॉस्ट है और बेनिफिट है, वो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने कैपिटल बजटिंग में, उसे सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं. अगर आप EIA के बारे में सुनेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये कब होता है जब कोई आप प्रोजेक्ट लगाने चाहते हो तो आप उसमें क्या कंसीडर करते हो कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट है या इन्वायरमेंटली वो फिजिबल है कि नहीं. अगर है फिजिबल तो इन्वायरमेंट से कितना मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है, उससे कितना बेनिफिट है, क्या बेनिफिट कॉस्ट से ज्यादा है, तभी आप EIA का क्लियरेंस लेते हो. वैसे ही सोशल कॉस्ट भी वहां पे सोसाइटी के कॉस्ट, मतलब सोसाइटी क्या पे करेगी, सोसाइटी क्या बेनिफिट करेगी, उसमें वो कंसिडर करती है.
तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग के लिए ना बहुत सारे मेथड होते हैं, जहां पे आप वेदर यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट और अपना कैपिटल वहां लगाओगे कि नहीं लगाओगे, देयर आर वेरियस मेथड, ठीक है। तो जिसमें से पहला मेथड है पे बैक पीरियड मेथड है, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर ही आईआरआर आता है एंड एनपीवी आता है, ठीक है। तो पहले पे बैक पीरियड मेथड है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज टॉकिंग अबाउट पे बैक पीरियड। अगर आज हम 100 रुपए लगा रहे हैं तो कितने साल में ये 100 रुपया मैं कमा लूंगा, दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, आप जो कॉस्ट के टर्म्स में आप समझते हो। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ कि जैसे कि एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। इन्वेस्टमेंट क्या किया है, ये 10 लाख रुपया किया है, ये 12 लाख रुपया किया है। सैल्वेज वैल्यू है, अगर कुछ उससे मिल गया तो 2 है, ये 3 है, तो इफेक्टिवली उसको कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कितना पड़ा है, 8, और यहाँ पे 9। तो और जो एनुअल सेविंग है या जो उसका प्रॉफिट है वो 2 रुपया या 2 लाख रुपए पर ईयर है। तो ये इक्विवेलेंटली आपको कितने साल तक रहेगा, तो ये 8 आप कितने दिन में कमा लोगे, 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 साल में आप कमा लोगे। तो मैं कह सकता हूं कि 4 साल में मैं ये पैसे जो अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कमा लूंगा। दैट इज द पे बैक पीरियड मेथड, कि अगर आज मैं 100 रुपए लगा रहा हूं, ठीक है, और मैं 10-10 रुपए या 20-20 रुपए हर साल कमा रहा हूं, तो ये कब तक मेरा कमा जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, तो वो आपके 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगर वही 10 है तो आपके 10 सालों में होगा। वही पे बैक पीरियड है। लेकिन ये जो पे बैक पीरियड मेथड है ना, आपको मालूम होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी जो है अपना वैल्यू खोता जाता है, इन्फ्लेशन होती है, थोड़ी पॉलिसीज चेंज होती है, टैक्सेस इंक्रीज होती है, तो जो मनी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। इट इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। और एक और चीज है कि इसमें ना ये चीज तो है नहीं, और इसमें ये नहीं बताया जाता कि भाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे हर साल के अंदर। यहाँ तो हम देख रहे हैं ईयर्स में कि इतने साल में मेरा पैसा आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं पता करूं कि भाई हर साल मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है, अगर आप जैसे कि इन्वेस्ट करते हो बैंक में तो आप बोलते हो ना कि इस पे इतना इंटरेस्ट आ रहा है या वो आ रहा है, तो वहां पे रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये हमें पे बैक पीरियड से मालूम नहीं चलती है। इसीलिए उसी का एक एडवांस वर्जन है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड क्या करता है, अजम्पशन क्या है कि देर इज इवन कैश इनफ्लो फॉर एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ। अगर आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर साल कमा रहे हो, ऐसा नहीं कि एक साल 2 लाख कमा रहे हो, एक साल 5 लाख कमा रहे हो, ये एक अजम्पशन है। और दूसरा है कि एटलीस्ट जो तुम्हारा टाइम पीरियड है प्रोजेक्ट का, वो पे बैक पीरियड से एटलीस्ट दुगना होना चाहिए या उससे ज्यादा भी होना चाहिए, तब ये रेसिप्रोकल वाला मेथड लगेगा, ठीक है। ये दो बेसिक अजम्पशन है। तो बेसिकली जो पे बैक पीरियड है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपका रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं। तो वही हो गया, अगर आप ये प्रोजेक्ट में देखो कि ये इसका 4 साल है, ठीक है, 4 साल है, तो आप देखो कि ये 2 लाख है, तो इसका कैश फ्लो हर साल 2 लाख ही आ रहा है। मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो 2 2 2 2 लाख आ रहा है। और अगर आप देखो तो इसका जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या बोलते हैं, पे बैक पीरियड है 4 साल, एंड सपोजिटली प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 10 ईयर, तो देखो 2 बार से ज्यादा है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल पे बैक किया जाए तो 1/4 × 100 हम करेंगे, तो दैट इज 25% इसका निकल जाएगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, दैट इज अगर रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड बोला जाए, अगर निकालना है एज अ परसेंटेज ऑफ रिटर्न, तो 1/पे बैक पीरियड इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक। एंड जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि IRR इज इक्वल टू 1/पे बैक पीरियड मेथड इंटू 100। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, सॉरी, एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि सपोजिटली एक आपने 20,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, और हर साल आपका जो इनकम है ना उससे 4,000 हो रहा है, और लाइफ इसकी 10 साल है, तो पे बैक पीरियड क्या हो गया, 20,000 इंटू 4,000, दैट इज 5 ईयर हो गया। एंड लाइफ है तुम्हारा ये प्रोजेक्ट का 10 ईयर, 10 ईयर का ट्वाइस हो गया 5 ईयर, तो इसीलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो इक्वल है हर साल। एंड दूसरा, इट इज एटलीस्ट ट्वाइस द इकोनॉमिक लाइफ, तो ये भी फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इस साल में 20% है। तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड। तीसरा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अकाउंटिंग के मेथड से जानना चाहते हैं कि ये बजट या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है। तो ये बेसिकली सिंपल सिंपल है, आप यहाँ पे फॉर्मूला रख लो। देखियो, मेरे पास तो भी टाइम नहीं है कि मैं इस पे आपको प्रैक्टिकल दिखा पाऊं,
क्योंकि ये फिजिबल नहीं है इतने छोटे छोटे क्लास में। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव जो कॉमर्स ऑप्शनल के लिए है उन्हें ज्यादा केटर करता है। एफएओ के लिए थोड़ा सा इसमें इन डेप्थ जाना पड़ेगा जब आप ये क्या बोलते हैं, जब ये प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे। बट आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी वही आपका क्या बोलते हैं कैपिटल बजटिंग ही करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है ना, कि एक है अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का है एनुअल सेविंग माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए ये कैश सेविंग है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। तो आपका इससे निकल जाएगा आपका प्रॉफिट। एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है, कहीं ना कहीं आप देखते होगे कि अकाउंट्स में जब आप बनाते होगे पीएल अकाउंट तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड लिखते हैं एंड तब जाके हमारी नेट प्रॉफिट निकलती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी यही चीज बोला कि एनुअल जो सेविंग है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो हमारी प्रॉफिट निकल जाएगी। कौन सी प्रॉफिट निकल जाएगी, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल जाएगी। फिर उसके बाद है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालोगे, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस हाफ ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। एक ए प्रोजेक्ट है, एक बी प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं 10 लाख, इसमें हम कर रहे हैं 12 लाख। सैल्वेज वैल्यू है यही 2 और 3, ठीक है। कैश प्रॉफिट जो है, जो यहाँ पे मैं बोल रही थी, कैश प्रॉफिट जो है 1.6 लाख, यहाँ 1.8 लाख है। नेट वर्किंग कैपिटल है 1 लाख, यहाँ 1.5 है। लाइफ यहाँ पे 10 साल है, यहाँ पे भी 10 साल है। नेट इन्वेस्टमेंट है 8 लाख, 9 लाख है, डेप्रिसिएशन है 0.8। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, आपका कैश प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कैश प्रॉफिट है 1.6 लाख माइनस 80,000, ठीक है। तो ये होगा 1,60,000 माइनस 80,000, तो ये निकल गया आपका 80,000, ठीक है। प्लस हम बताए थे कि एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस हाफ ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, 1 लाख है, प्लस इसका सैल्वेज वैल्यू क्या है, 2 लाख है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हो गया 3 लाख, प्लस हाफ ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे हो गया 4 लाख, ठीक है। तो ये 7 लाख हो गया। तो 80,000 डिवाइडेड बाय आपका क्या बोलते हैं 4 लाख इंटू 100%, दैट इज 11.42% इज आर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। वही प्रोजेक्ट के लिए हमारा क्या है 10% है, ठीक है। उसी हिसाब से निकालिए। अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो हम रिजेक्ट करेंगे। इफ एक्चुअल अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न सॉरी लेस देन इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न वी विल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा फायदा करेगा। अगर एनपीवी की भी बात करते हैं तो अगर इट इज ग्रेटर देन 1 देन वी एक्सेप्टेड, 0 या 1 होता है या लेस देन 1 होता है तो वी रिजेक्ट इट। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्या होता है कि एक एग्जैक्टली रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में फ्लोट करते रहता है कि एवरेज ये इंडस्ट्री दे रही है, ठीक है। जैसे कि टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की आरओआर सपोजिटली 14% है। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखो तो सपोजिटली आरओआर जो है ना उसको ले लेते हैं हम 10%, ठीक है। तो जो आरओआर है तो आरओआर 10% है, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है यहाँ पे 11.42% है, इसीलिए एआरआर इज ग्रेटर देन आपका आरओआर, इसीलिए प्रोजेक्ट ए एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेफरेंस देंगे तो प्रोजेक्ट ए को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं। अब आते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कुछ नहीं होता है, एक नेट प्रेजेंट वैल्यू है और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें वैल्यू बताती है उस प्रोजेक्ट की कि अगर हम आज ये पैसा लगाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में जितना भी कैश फ्लो आएगा उसका आज का वैल्यू क्या है, तब हम उससे माइनस करके देखेंगे तो हम बताएंगे कि हाँ दिस इज प्रॉफिटेबल। वही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी वो परसेंटेज में बताता है चीजें, ठीक है। बस यही है कि वो वैल्यू बताता है एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेट में बताती है चीजें, ठीक है। अगर ये बात करें, यहाँ पे एक डिस्काउंटिंग रेट का कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंटिंग रेट क्या होती है, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट कुछ नहीं होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी रेट होती है। सपोजिटली अगर आपका वो बैंक रेट दिया हुआ है कि 8% है, तो ये आपका हो गया डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि अगर आप पैसा यहाँ लगाते तो आप कम से कम 8% तो कमा रहे होते, चूंकि आप वो प्रोजेक्ट में डाल रहे हो इसलिए ये आप कमा नहीं पाओगे, इसीलिए दिस वुड बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ये हो जाएगा आपका डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये पैसा कहीं नहीं डालते, बैंक में डालते तो बैंक में 8% है या 10% ले लो, ठीक है। तो ये आप कमाते, चूंकि आप ये प्रोजेक्ट में लगा रहे हो इस वजह से ये 10% आप नहीं कमा पाओगे। सो ऐसा सोच लो कि डिस्काउंटिंग रेट कुछ भी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया।
एनपीवी का आपको एक सिंपल सा ये बता देती हूँ कि सपोजिटली कि कैपेक्स यहाँ पे 0 1 साल 2 साल, तो ये क्या है ना कि एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नाम से ही पता लग रहा है कि आगे आने वाले कैश इनफ्लो को अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो आज उसका कितना वैल्यू है। ठीक है, अगर आज हम 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और सपोजिटली एक्स वाई जेड अमाउंट यहाँ यहाँ 3 4 साल में आ रहा है और उसको हम डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंट करना मतलब आज के प्रेजेंट वैल्यू में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लाऊंगी, तो सपोजली ये 2 लाख हुआ, तो कहीं ना कहीं ये 1 लाख का फायदा हुआ, ग्रेटर देन 1 है आपका, इसीलिए ये एक्सेप्ट कर लेंगे प्राइस। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है। सो नेट गेन फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मॉडर्न व्यू इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ टीवीएम। ठीक है, डिटरमाइन आपका अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट लेना होगा, कैश इनफ्लो होगा, तो एनपीवी जब नेगेटिव होता है तो रिजेक्ट करेंगे, एनपीवी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट करेंगे। एनपीवी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और फिर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और पता है आपका एक से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो फिर हम कैपिटल रैशनिंग में बात करते हैं, तो कैपिटल रैशनिंग में आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनपीवी। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं है, हम 1 रुपया पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वही हो गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, सेम चीज है लेकिन सबका अवतार डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? प्रॉफिटी इंडेक्स है आपका पीवी ऑफ इनफ्लो बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इफ ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट, लेसर देन 1 रिजेक्ट। ठीक है, यही हो गया। पेबैक पीरियड में क्या था, याद है आपको? पेबैक पीरियड में यही था कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज आउटफ्लो बाय इनफ्लो। यहाँ पे है आउटफ्लो बाय इनफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या है, पीवी ऑफ इनफ्लो बाय आउटफ्लो। तो ये आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में। आईआरआर कुछ नहीं है, आईआरआर एक ऐसा रेट है जहां पे एनपीवी 0 होती है। ठीक है, वो वैल्यू के फॉर्म में होती है कि 1 लाख रुपया है वैल्यू, प्रॉफिट हो रहा है या 2 लाख हो रहा है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताएगा कि हर साल आप कितना कमा रहे हो, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये ना ट्रायल एंड एरर मेथड पे फाइंड किया जाता है कि आप कैसे करोगे। अमंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ऑफ दिस प्रोजेक्ट अप्रेजल, इट इज द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड पॉपुलर होता है। ठीक है, आईआरआर आपका लेस देन सीओसी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो रिजेक्ट करेंगे, अगर ग्रेटर देन है तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए हम कोई एक रेट लेते हैं और उससे डिस्काउंट करते हैं। तो अगर इसका आईआरआर का फॉर्मूला देखो तो लोअर रेट है, फिर उसके बाद पीवी ऑफ बाय लोअर रेट है, फिर उसके बाद पीवी ऑफ हायर रेट है बाय पीवी ऑफ लोअर रेट है, इनटू रेट 1 माइनस रेट 2, ये आपका निकल के आ जाता है आईआरआर। आप देख लेना, ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इतने छोटे पीरियड में आपको मैं नहीं बता सकती, बट सिंपली ऐसा समझ लो कि ये रेट ऑफ रिटर्न है जहां पे एनपीवी 0 होगी। ठीक है, और ये रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज ऑफ रिटर्न बताती है कि हर साल कितनी आएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ट्रायल एंड मेथड पे बेस है कि लोअर वैल्यू पे हम डिस्काउंट कराएंगे, और एक और चीज है, जैसे जैसे डिस्काउंटिंग रेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एनपीवी डिक्रीज करेगी। ये आप एक चीज याद रख लेना कि डिस्काउंटिंग रेट जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनपीवी। अगर 10% से आप अगर डिस्काउंट कराओगे तो उसका वैल्यू, और अगर 15% से आप डिस्काउंट कराओगे उसका वैल्यू, तो ऑब्वियसली जो 15% से कराओगे दैट वुड बी लोअर देन द डिस्काउंटिंग बाय 10%। ठीक है, तो आप ये समझ लेना। तो ऐसे ही एक लोअर रेट लेना होता है और एक हायर रेट लेना होता है। ठीक है, तो जो लोअर रेट पे वैल्यू है प्लस उसके बाद लोअर रेट का जो पीवी है, फिर उसके बाद हायर रेट का जो पीवी है माइनस लोअर रेट का पीवी है, और रेट लोअर, हायर रेट माइनस लोअर रेट, वो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दे देता है। ये मॉडिफाइड आईआरआर आपके लिए नहीं है, ये थोड़ी एडवांस ये चीज है। अगर आप देखें सिमिलैरिटी बिटवीन आईआरआर एंड एनपीवी का क्या क्या है, देखो दोनों कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बोथ आर टेक्निक ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इन केस ऑफ कैश फ्लो एंड इंडिपेंडेंट गिव सेम रिजल्ट। अगर कैश फ्लो इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों ना सेम ही तरीके के रिजल्ट देंगे, सिमिलैरिटी है। अब क्या डिफरेंस क्या है, डिस्काउंटिंग रेट इज अज्यूम्ड और इम्पोर्टेड इन एनपीवी विच आईआरआर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट जो है ना मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी चल रही है वो होती है, लेकिन आईआरआर जो होती है ना वो कंपनी स्पेसिफिक होती है क्योंकि वो खुद से खुद के लिए कैलकुलेट कर रही है। री इन्वेस्टमेंट एनपीवी इज मोर रिलायबल एज आईआरआर इज प्रोजेक्टेड स्पेसिफिक एंड लिमिटेड होता है, बिकॉज आईआरआर ना आप कंपनी स्पेसिफिक से ले लेते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, जो डिस्काउंटिंग रेट होती है वो यूनिवर्सल होती है। अगर मेरे लिए वो 8% है तो वो सबके लिए 8% है डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट द पॉइंट इज आईआरआर ना सेक्टर स्पेसिफिक होती है, वो हर कंपनी के लिए अलग अलग हो सकती है, इसीलिए ज्यादा रिलायबल ना एनपीवी को माना जाता है। ठीक है,
देयर कैन बी केसेस ऑफ मल्टीपल आईआरआर जो है आपका, ठीक है, एंड बोथ में प्रोवाइड कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट ये करते हैं, देते हैं, ठीक है। फिर क्रॉस ओवर रेट है, एक कॉन्सेप्ट है क्रॉस ओवर रेट का। इट इज अ रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच एनपीवी ऑफ टू प्रोजेक्ट्स आर इक्वल, ठीक है। अब ऐसा होता है कि दोनों प्रोजेक्ट का ना वो रेट ऐसा है जहां पे दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम है। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लेना, ठीक है, कि क्या होता है। इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 30, द एनपीवी ऑफ द बोथ इज 30। इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन 30, बिग साइज प्रोजेक्ट विल बी एडवाइज, एंड इफ इट इज लेस देन 30, देन स्मॉल साइज प्रोजेक्ट विल बी एडवाइज। ये आप कॉन्सेप्ट छोड़ दो, बस ये समझ लो कि क्रॉस ओवर रेट क्या होता है कि जब दो प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम हो जाता है उस रेट पे, 15% सपोजिटली है, तो प्रोजेक्ट ए के लिए भी एनपीवी सेम आ रहा है एंड प्रोजेक्ट बी के लिए भी एनपीवी सेम आ रहा है, तो वो 15% जो है वो क्रॉस ओवर रेट है। अगर आप यहाँ देखो तो आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट ए, आईआरआर प्रोजेक्ट बी, क्रॉस ओवर रेट है, ये सेम आ रहा है 8%, दैट इज क्रॉस ओवर रेट। कैपिटल रैशनिंग तब होती है ना, मींस एलोकेशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल over a different project available for investment in a way so that to maximize overall NPV resulting from the entire investment। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड कैपिटल होती है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की बहुत होती है, तो उस सिचुएशन में आप उस कैपिटल को कैसे कैसे एलोकेट करोगे। सपोजिटली प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, यहाँ ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी और कॉन्सेप्ट्स में हम सोचते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो ए या तो बी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए बी एक साथ भी हो सकते हैं अगर फायदेमंद है। तो कैपिटल रैशनिंग उसी के साथ डील करता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कैपिटल को हम रैशन करेंगे, मतलब कितना इसमें एलोकेट करेंगे, कितना उसमें एलोकेट करेंगे। तो पहली बात तो इसका एक प्रोसेस होता है, पहले हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे हर प्रोजेक्ट का, वैल्यू वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस प्रोजेक्ट में है। फिर उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, आपका 1 रुपया पे मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे अगर लेस देन 1 है तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, उसमें कैपिटल हम राशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम रैंकिंग लगाएंगे। सपोजिटली आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, ए बी सी है, सब में एनपीवी आ गया, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 2 है, इसका 3 है और इसका 0 है, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन प्रायोरिटी वाइज इसे नंबर 1 देंगे और प्रायोरिटी वाइज इसे नंबर 2 देंगे, जिसका पीआई ये है। एनपीवी तो दोनों का होगा, आपका पॉजिटिव ही होगा तभी निकलेगा, ठीक है। तो ये है आपका कैपिटल रैशनिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं, ये कब होता है कैपिटल रैशनिंग का, आप इसके कंडीशंस जान लो। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, इनडिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इंटर डिपेंडेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, की आप प्रोजेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, तब ये आती है चीज है, ठीक है, कैपिटल रैशनिंग के बारे में। अब रिस्क एनालिसिस है, कुछ कुछ ना क्या होता है कि अब तो ठीक है, कैश फ्लो हम इनकम के तरफ से देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बढ़िया है, यहाँ से पैसे है, बट पॉइंट ये भी तो है कि रिस्क भी इन्वॉल्व होती है आपकी। पैसे तो आते हैं बट रिस्क भी इन्वॉल्व होती है। तो अब देखिए कि भाई पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं लेकिन ज्यादा रिस्क भी है, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क को भी हम फैक्टर इन कर देते हैं कैपिटल बजटिंग में, तब जाके एक क्लियर पिक्चर आती है कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट और नॉट। तो इसके कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल है, एक कन्वेंशनल है, एक अदर है, ठीक है। टेक्निक्स में अगर हम जाएं तो पहली आती है प्रोबेबिलिटी वाली, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वाली, फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाली आती है। कन्वेंशनल में पे बैक पीरियड मेथड हम देख चुके हैं, वहां पे एक होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट होता है, एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होता है, फिर अदर में एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, एक सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, एक डिसीजन ट्री होता है। सो दीज आर द टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस इन अ कैपिटल बजटिंग सिनेरियो, ठीक है। तो पहली बात तो हम आते हैं स्टैटिस्टिकल में। प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि कितना है ये प्रोजेक्ट में, सपोजिटली इतना परसेंट रिस्क है, 5 है या 1 है, तो उसके वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो निकल जाएगा। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाले में जाओ, यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, जैसे एक है तो इसका 25 है, 85 है, इसका 0.55 है, तो कहीं ना कहीं एनपीवी समेशन ऑफ क्या होगा, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो इसका 10 है, 20 है, 30 है, और इसमें रिस्क कितना है, 0.25 है, पॉइंट इसका प्रोबेबिलिटी कितने आने की है, 35 है, 36 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये मेरा नेट कैश इनफ्लो हो जाएगा, फिर इसको डिस्काउंट कर देंगे हम। डिस्काउंटिंग रेट क्या है, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी। तो कुछ नहीं करना है, कैश इनफ्लो को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है एंड फिर उसको डिस्काउंट कर देना है, तो वो आपका जो एनपीवी मिलेगा वो प्रोबेबिलिटी मेथड पे बेस मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, जहां पे लोएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि जो मीन पॉइंट से ना जो सबसे लीस्ट डिविएट करेगा दैट इज मोर फेवरेबल। मतलब लीस्ट डिविएशन मतलब क्या सिग्निफाई करता है कि वो कम रिस्क वाला है,
ठीक है, अगर ज्यादा वेरिएबिलिटी है, ज्यादा डेविएशन है, इट मीन्स रिस्क कहीं ना कहीं ज्यादा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसी से डिराइव होता है। ठीक है, ऐसे आप समझ लो कि ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। जब आप स्टैटिक्स पढ़ोगे ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्वेंशनल में आता है पे बैक पीरियड, हम लोग जान चुके हैं कि इसमें क्या है, आउटफ्लो बाय इनफ्लो है। फिर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, इट इज अ कॉम्पोजिट डिस्काउंट रेट विच एडजस्ट टाइम प्रेफरेंस प्लस रिस्क प्रेफरेंस। क्या होता है कि जब आपका ये होता है, एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है और एक होता है प्रीमियम ऑफ रिस्क होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख लो फिजिबिलिटी स्टेज पे, तो एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उस प्रोजेक्ट से तो आना ही है, और एक होता है रिस्क प्रीमियम। सपोजिटली ये प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, इसका रिस्क ज्यादा है, इसका रिस्क कम है। ठीक है, तो ये दोनों का मिला के जो होता है वो होता है आपका टोटल रिस्क। ठीक है, सिंपल टू बी अंडरस्टूड है, ग्रेट फॉर रिस्क एवर्स पीपल है, इनकॉर्पोरेट एन एटीट्यूड टुवर्ड्स अनसर्टेनिटी। तो रादर देन हम डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, थोड़ा सा क्या करते हैं, रिस्क प्रीमियम को भी हम रिस्क फ्री में ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, डिस्काउंट करके हमारा निकल जाता है एनपीवी। ठीक है, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कुछ नहीं है, जो हमारा ट्रेडिशनल डिस्काउंट रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, एक जो स्पेसिफिक रिस्क है, जो उस आपका सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। नाम इटसेल्फ इज सेइंग कि उसमें हम लोग रिस्क को एडजस्ट कर दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सर्टिनिटी इक्विवेलेंट, refers to the level of cash flow which is most expected from any project in a particular year। इसमें भी वही है, कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, डोंट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि अभी ना ये सब चीज को इन डेप्थ पढ़ाने का समय नहीं है। बस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है कि लेवल ऑफ सर्टेनिटी कितना है, उसमें आपका ये देखो क्या है, दैट इज एस्टिमेटेड कैश फ्लो बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कैश फ्लो का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, सर्टेन एनएफसी एंड रिस्की एनएफसी। एनपीवी में बी कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ नेट कैश फ्लो टाइम से, और इसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, वही कुछ उसका ना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया रहेगा। सपोजिटली आपका यहाँ पे 20 है, ईयर 1 में 2 है, यहाँ 30 है, और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का कोफिशिएंट दिया रहेगा, सपोजिटली 0.1 है, 0.2 है, तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का आपका रेट दिया रहेगा। अगर आपके दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा उस समय, तो बेसिकली जैसे प्रोबेबिलिटी वाली है ना, कि वहां पे प्रोबेबिलिटी दी रहती है, यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है कि कितना सर्टेन है कि ये कैश इनफ्लो आएगा, उससे मल्टीप्लाई करके आपको कैश इनफ्लो मिल जाएगा, और फिर आप उसको डिस्काउंट करके आप अपना एनपीवी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस, एक होता है सिनेरियो एनालिसिस, एक होता है डिसीजन ट्री। सेंसिटिविटी एनालिसिस में ऐसा समझते हैं ना कि जब एक प्रोजेक्ट होती है तो बहुत सारा वेरिएबल होता है, उसमें सेल्स होता है, उसमें परचेज होता है, उसमें टैक्सेस होते हैं, उसमें ड्यूटीज होते हैं। तो ठीक है, तो जब सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो फैक्टर्स है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हम चेंज करते हैं। ठीक है, इन अ वे एनालाइजिंग चेंज इन द प्रोजेक्ट और आईपीवी। देखो सपोजिटली अभी मेरा ना कुछ एनपीवी है, सपोजिटली 5 लाख रुपए, लेकिन अगर क्या हो, अगर सेल्स 10% से डिक्रीज हो जाए, यहाँ पे आई एम चेंजिंग ओनली सेल्स का वैल्यू। ठीक है, जो रुपीज पर यूनिट है वो चेंज कर देती हूँ। सपोजिटली 10 रुपया था, अब 9 रुपया कर देती हूँ। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एमपीवी पे, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और ये सोचते हैं कि हर वेरिएबल एक दूसरे से अलग है, सेल्स परचेस से अलग है, परचेस परचेस रिटर्न से अलग है, तो सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। वही सिनेरियो एनालिसिस में सेंसिटिविटी एनालिसिस का प्रोग्रेस है। अगर आप रियल लाइफ में देखो तो ऐसा तो होगा नहीं कि सेल्स का अगर यूनिट बढ़ेगा तो आपका सेल्स घटेगा या बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। नाम इटसेल्फ सेइंग कि सिनेरियो, पूरा सिनेरियो पे क्या इंपैक्ट होगा, आप उसको एनालिसिस करते हो। जैसे कि डिसीजन मेकर्स कैन डेवलप सम सिनेरियो लाइक 10% अगर सेलिंग प्राइस हम डिक्रीज कर दे तो हमारा सेल्स वॉल्यूम 10% से इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका सिनेरियो एनालिसिस। हम लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या कर रहे थे कि सेल प्राइस को 10% में कर देते, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे थे, बट एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में होता है कि जब सेल प्राइस डिक्रीज करेगा तो सेल्स वॉल्यूम शूट अप करेगा, तो दैट इज अ सिनेरियो एनालिसिस। एंड डिसीजन ट्री कुछ नहीं है, डिसीजन ट्री इज रिस्क हैंडलिंग। सपोजिटली कि डिसीजन है, टेक टू नॉट टेक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन में इतना है, रिस्क इतना है, बस वो डिसीजन ट्री को ना आप उससे मल्टीप्लाई करते जाते हो एंड आपका निकल जाता है। ठीक है, अर्लियर एक्सेप्टेड प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हैव implication on the future event। A decision tree is a graphical display of relationship between the present decision and the future decision। अगर सपोजिटली अगर हम आज ये करते हैं, सेल्स को इतना बढ़ाते हैं, तो बढ़ेगा ये कितना बढ़ेगा, तो उस हिसाब से डिसीजन ट्री है, होता नहीं है। आप जैसे कि पहले फ्लो चार्ट वगैरह में आप डिसीजन लेते हो कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा तो फिर वो होगा, वो होगा तो फिर वो होगा। सिंपल सा भाषा में डिसीजन ट्री वही है
कि अगर हम कैपिटल को यहाँ लगाते हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। सो डिसीजन ट्री ऐसा है। तो अगर हम रिकॉल करें अब पूरे क्लास को ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ा, जहां पे हम बोले कि एक प्रोजेक्ट को ले चाहे नहीं ले उसमें सोशल कॉस्ट को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे कि एनवायरमेंटल कॉस्ट है, पोल्यूशन कॉस्ट है, वो चीज को हम इंक्लूड करेंगे। फिर हमने देखा कि वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स क्या होते हैं कैपिटल बजटिंग के। तो पहला हमने देखा कि पे बैक पीरियड क्या है। ठीक है, पे बैक पीरियड में देखते हैं कि आज हम पैसा लगा रहे हैं तो वो कितने साल में हमें वापस आएगा। लेकिन पे बैक पीरियड में कुछ कुछ डिसएडवांटेज थे, जैसे वहां पे रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता लगता था। ठीक है, उसमें टीवीएम नहीं था। तो वही रेसिप्रोकल पेबैक आया कि भाई 1/पेबैक पीरियड इज नोन एज रेसिप्रोकल इनटू 100 कर दो, तो कहीं ना कहीं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से वो हो जाता था। फिर हम आते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में। डिस्काउंटेड फिर आया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कुछ भी नहीं है, इसमें भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं लेते, बस इसको ना अकाउंटिंग परस्पेक्टिव से हम देखते हैं। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या देखे थे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या था, कैश प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, नेट वर्किंग कैपिटल प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस हाफ ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तब देखे थे अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न then we will accept the project. If accounting rate of return is less than rate of return, then we will reject the project. फिर उसके बाद हमारा आया था डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड में हम देखे थे एनपीवी, फिर उसके बाद देखे थे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिर देखे थे आईआरआर। एनपीवी कुछ भी नहीं है, ठीक है, दैट इज सीरीज ऑफ कैश फ्लो का आज क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे हम बताते कि ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। सपोजिटली आज हमने 1 लाख लगाया और 1 2 3 साल तक हमें ये कैश दिया, तो उस कैश का हम डिस्काउंट कराते थे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो डिस्काउंट रेट क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोजिटली आज बैंक में हम 8% लगाए हैं, ठीक है, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। चूंकि ये मैं कैपिटल उसमें लगा रहा हूं, इस वजह से ये मैं फॉरगो कर रहा हूं, इसीलिए उस रेट को मैं डिस्काउंट कराता था और देखता था कि आज उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और एक और चीज है कि डिस्काउंटिंग रेट जितनी ज्यादा होगी एनपीवी उतनी कम होगी। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कब होता है, जब जनरली आपका दो एनपीवी सेम होता है तब फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी लेते हैं। तो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी में क्या लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो। ये सिंपल कैलकुलेशन आपका आ सकता है। आईआरआर क्या होता है, आईआरआर आपका होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो एक कंपनी स्पेसिफिक होती है, वो जानना चाहती है। एनपीवी तो वैल्यू देती है कि आपका ये वैल्यू है, इतना प्रॉफिट है, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, लेकिन आपको जानना है कि हर साल आपका कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। तो फिर आप आईआरआर के तरफ जाते हैं। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां एनपीवी इज इक्वल टू 0 होता है। अगर फॉर्मूला वाइज आपको बोले तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस्ड होता है। आप एक लोअर रेट लोगे और एक हायर रेट लोगे, लोअर रेट से आपका एनपीवी ज्यादा आएगा और हायर रेट से आपका एनपीवी कम आएगा। तो लोअर रेट जो है प्लस आपका पीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ हायर रेट माइनस पीवी ऑफ लोअर रेट इंटू रेट 1 माइनस रेट 2, वो आपका आईआरआर दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए थे एक क्रॉस ओवर रेट पे। क्रॉस ओवर रेट क्या होता है, जहां पे आपका एनपीवी ऑफ वो रेट होता है जिस रेट पे दो प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम होता है। सपोजिटली 15% पे प्रोजेक्ट ए का भी 15,000 आ रहा है और बी का भी 15,000 आ रहा है, वो आपका क्रॉस ओवर रेट है। फिर हमने बात की थी कैपिटल रैशनिंग की। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है कि जनरली रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा तो होता नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट में लगाना, आप हो सकता है 1 से 2 प्रोजेक्ट में लगाना हो और आपके पास कैपिटल लिमिटेड हो। तब हम क्या करते हैं कि आपका जो कैपिटल रैशनिंग करते हैं, पहले एनपीवी फाइंड करते हैं, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा है तो उसे एक्सेप्ट करते हैं और 1 से कम है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिटी इंडेक्स अगर जितना ज्यादा है उतना वो बेनिफिशियल है, इसीलिए उसको रैंकिंग देते हैं। फिर उस हिसाब से हम कैपिटल को रैशन करते हैं, मतलब एलोकेट करते हैं। ठीक है, ये हो गई कैपिटल रैशनिंग की बात। फिर उसके बाद हम आए थे कि रिस्क होता है। ये तो हो गया कि हमारा ये इनकम है, बट इनकम के साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो उसके भी डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। तो पहले स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या आता है, आपका प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। फिर कन्वेंशनल में क्या था, हमने देखा था पेबैक पीरियड होता है, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, डिस्काउंटिंग रेट होता है। तो आप उसमें ना वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को ऐड कर देते हैं तो वो आपका रडार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अदर में देखे थे जहां पे हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस देखा था, सिनेरियो एनालिसिस देखा था, फिर डिसीजन ट्री देखा था। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, सिनेरियो में हम एक से ज्यादा वेरिएबल को चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद डिसीजन ट्री में हम ये देखते हैं कि अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे तो ये होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, तो वैसे करके हम एक डिसीजन पे रीच करते हैं। तो ये हो गया आपका कैपिटल बजटिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का गोल्स डील करूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ये शेयर कीजिए जिनके लिए बेनिफिशियल हो, जैसे जिसका कॉमर्स ऑप्शनल है या एफएओ है एग्जाम या 70th बीपीएससी का। प्लीज शेयर दिस वीडियो।